ग्रामीण संसार का। और विनय भाई और ग्रामीण संसार कार्यक्रम में संपूर्ण भाई रागनी भी सुनवाएंगे। और खेती बाड़ी पे मौसम का हिसाब तो बहुत सुथरी रागनी लाए आज का ठीक है वह सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बातचीत भी सुनवावा। बातचीत भी वो क्योंकि देखो बालका ही छुट्टी पड़ रही है घर में रहे तो बालका एक बार माँ बाप का बोले सबसे बढ़िया था स्कूल में अच्छा था है रोज लड़बाई करे है न्यू करे वो तो बच्चा है भाई उसके मनोविज्ञान को समझो। और छुट्टी भी कभी इतनी लंबी कभी कभी मिले हैं कभी मिले हैं तो इसलिए बच्चे का सही समय का सही सदुपयोग क्यों कर करें इसके बारे में आज एक राजीव अरोड़ा जी अध्यापक हैं। अच्छा तो वो बुला रखे उन तो बढ़िया कौन बता सके भाई। बिल्कुल तो संजय भाई उनसे बातचीत कर रहे हैं तो पहले सुनवा दे। हाँ या बातचीत सुन ले। अपने समय का छात्र सदुपयोग किस प्रकार से करें इस बारे में एक बातचीत कर रहे हैं। और आज स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है श्री राजीव अरोड़ा जी को। आप अध्यापक हैं राजकीय विद्यालय मिस्री में। राजीव जी आपका स्वागत है स्टूडियो में। जी नमस्कार जी धन्यवाद संजय जी। सबसे पहले तो यही बात करेंगे कि अब छुट्टियां हो गई हैं, गर्मी भी काफ़ी तेज़ पड़ रही है जी। और ऐसी स्थिति में बच्चों को घर में रखना या उनके समय का सदुपयोग करना एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा काम होता है। माता पिता हैं उनके लिए भी ये एक ऐसी स्थिति होती है कि असमंजस की स्थिति होती है कि किस प्रकार से हम बच्चों को समझाएं, उनको कुछ काम करवाएं, कुछ उनका जो समय है वो अच्छे से व्यतीत हो। इसके बारे में बहुत प्रयास भी किए जाते हैं माँ बाप के द्वारा भी। और बच्चे भी आजकल काफ़ी सजग हो गए हैं, लेकिन फिर भी एक गाइडेंस हो, एक रास्ता हो, एक कोई नया आइडिया, नया सुझाव उनको अगर मिले तो वो बेहतर तरीके से अपने समय का सदुपयोग कर पाएंगे। तो आज आप बताओ कि किस प्रकार से अपना समय है वो व्यतीत किया जाए या सदुपयोग किया जाए बल्कि कहें तो। जी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया जी। मैं मानता हूँ सीखने सिखाने की शुरुआत खेल खेल में घर से होती है। यदि इसमें थोड़ा सा पेरेंट्स माँ पिताजी का सहयोग मिल जाए तो सोने पे सुहागा हम बहुत कुछ आउटपुट ले सकते हैं। पुराना इतिहास भी हमारा कहता है, गणेश जी के बारे में ऐसा बोलते हैं कि माता पार्वती ने उनको सिखाया। शिव जी दूर थे, पूजा में रहते थे, उनको सारा चाहिए था, उन्होंने गणेश जी को सिखाया। मीराबाई सब हमने नाम सुना है, उनके बारे में भी बोलते हैं बाल्यकाल में उनकी कुछ इच्छा होती खेलने की मांगने की तो उनकी माँ कहती है भगवान से मांग लेना जी, वो भगवान आपको सारी चीज देंगे। तो कहते हैं इस प्रकार धीरे धीरे मीराबाई में भक्ति का बीज अंकुरित हुआ। इसी प्रकार बालक ध्रुव तारा जिसके बारे में हम सुनते हैं उसके पीछे भी उनकी माँ का योगदान था। माँ ने तपस्या के लिए प्रेरित किया तो वो ध्रुव तारा आज भी हमारे समक्ष शाश्वत है। शिवाजी के बारे में भी सुनते हैं, उनकी माता जीजाबाई ने उनको बचपन से ही संस्कार दिए, सिखाया, पढ़ाया, तो शिवाजी का ये रूप हमारे सामने आया। वास्तव में ये सीखना सिखाना बड़ा गजब का है। इसमें क्रिएटिविटी है, उसी में मजा है जिसमें हम बच्चों को नएपन के साथ कोई चीज़ प्रस्तुत कर पाए। जैसे मान लीजिए हमारे क्षेत्र में कोई किसान बंधु है जी, बच्चा उन्होंने बड़े अच्छे स्कूल में डाला हुआ है, वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा प्रोग्रेस करे, आगे बढ़े, हर माँ बाप चाहता है। अब इन दिनों वो फ्री है, कुछ समय पढ़ेगा लेकिन सारा दिन तो पढ़ नहीं सकता, तो आप उसे कह सकते हैं चलो एक है ना हम एडवेंचरस एक्टिविटी करेंगे, आप मेरे साथ खेत में चलो। खेत में चल के आपको दिखाते हैं कैसे ट्यूबवेल का पानी एक खेत से दूसरी तरफ मोड़ते हैं, और जब हम पानी को मोड़ेंगे तो देखना वहाँ पर एक गड्ढा बनेगा, गड्ढे में पानी गोल गोल घूमेगा। इस गोल गोल घूमने को फिजिक्स में कर्ल बोलते हैं जी, यानी विज्ञान की भाषा में बोला जाता है जब कोई चीज गोल गोल रोटेट करती है कर्ल बनता है, जिसे हम हिंदी में भंवर बोलते हैं, भंवर बन गया। अक्सर सुना है नहर में भंवर बना तो कोई तैराक भी उसके अंदर फंस जाता है। तो फिजिक्स में एक विषय यदि हम उसको खेत में ले जाके थोड़ा सा बता पाए तो मैं मानता हूँ उसके लिए एक जिज्ञासा बनेगी, बच्चा अपने विषय से प्रैक्टिकली जुड़ पाएगा। इसी प्रकार खेत में निराई गुड़ाई का समय होता है जी। आजकल भी जैसे कपास या जो भी मौसम चला हुआ है, हम जाते ही हैं सुबह शाम खेत में, बच्चे को साथ ले जाएं, उसको बताएं किस प्रकार निराई गुड़ाई करते हैं, क्योंकि 7वीं 8वीं 9वीं में एक साइंस का चैप्टर है जिसमें बताया गया हमें भोजन कहाँ से मिलता है जी, खेती कैसे की जाती है, ये साइंस के चैप्टर में है, 6ठी 7वीं 8वीं में। बच्चा वो सुनता है, प्रश्न उत्तर याद कर लेता है। यदि वो खेत में जाके प्रैक्टिकली ऐसा देखेगा तो मैं मानता हूँ शायद ये उसके लिए एक एडवेंचरस एक्टिविटी भी होगी और वो इस चीज से जुड़ पाएगा और पूरे जीवन भर बिल्कुल। और उसको साइंस का ये भी पता चलेगा कि कैपिलरी ट्यूब जो होती है छोटी छोटी जी
जो नलिकाएं होती हैं जिनसे कि बाष्पीकरण होता है, ज़मीन का जो पानी है वो ऊपर आता है, तो उसको तोड़ने का ही असल में मकसद होता है जो हम निराई गुड़ाई उसमें करते हैं। तो ये भी एक विज्ञान की जो बात है उसको देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी। हमारे आस पास हर चीज़ में एक विज्ञान है जी। हम कोई भी चीज़ सीख रहे हैं, सपोज हमने बच्चे को एक्टिवा सिखाई, गर्मियों के दिन हम बच्चों को वाहन चलाना सिखा सकते हैं, लेकिन सरकार की बंदिशें हैं 18 साल से नीचे के बच्चे ना चलाएं, अच्छा है। तो हम इस प्रकार साइकिलिंग उसको सिखा सकते हैं, सुबह सुबह आधा पौना घंटा साइकिल चलाएं। साइकिल में भी फ्रिक्शन से जुड़ा एक पार्ट आता है विज्ञान में, फ्रिक्शन यानी घर्षण का बल। हमने ब्रेक लगाया, साइकिल तुरंत रुक गई। कई बार ऐसा होता है फर्श स्लिपरी होता है, हमने ब्रेक लगाया तो साइकिल का पिछला पहिया घिस जाता है। आजकल के कई जरा अति उत्साही बच्चे स्टंट भी मारते हैं, और स्टंट भी एक्चुअल में उसी का हिस्सा है, लेकिन यदि हम उनको बता पाए तो शायद वो जल्दी से समझ पाए। हम बोलें जैसे पिछला टायर घूमा उस जगह फ्रिक्शन बल बिल्कुल कम हो गया, घर्षण बल खत्म हुआ। जैसे ही घर्षण बल खत्म, हमारा व्हीकल का टायर ने स्लिप मार दी। घर में पानी, मम्मी फर्श धो रही है और वो सर्फ का पानी फर्श पे गिर गया, जैसे हम चप्पल पे पाँव रखेंगे हम गिर जाएंगे, क्योंकि उस पानी ने फिर घर्षण बल को बिल्कुल कम कर दिया। तो इसीलिए कई बार फर्शों में स्नेहक लगा जाते हैं, वाहन चलता चलता रुक जाए या तेजी से ना चले तो हम बाजार साइकिल वाले के पास या स्कूटर वाले के पास या मोटरसाइकिल वाले के पास जाके बोलते हैं भाई तेल डाल दे, इसमें ग्रीसिंग कर दे। ऑयलिंग ग्रीसिंग शब्द हम यूज करते हैं अक्सर। हमारा जो घर का गेट होता है, लोहे का गेट भी, उसमें भी ऑयलिंग ग्रीसिंग इसीलिए कराते हैं कि घर्षण बल जो है वो कम हो जाए। लेकिन कई जगह घर्षण बल हमें चाहिए भी होता है। जैसे टायर हम चल रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, घर्षण बल नहीं होगा तो हम कितने ब्रेक मार लें, रुकेगा ही नहीं, कोई वाहन है रुकेगा ही नहीं। तो घर्षण बल नेसेसिटी भी और एविल भी, और इसको हम बच्चे की लाइफ से जोड़ दें तो वो मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक शिक्षा है, बड़ी प्यारी शिक्षा ये हो सकती है। यानी हम खेल खेल में बच्चे को बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। ऐसे विज्ञान के बहुत सारे प्रयोग भी हैं। हम अक्सर बोलते हैं कि हमारे चारों ओर वायु ही वायु है, ये बात सच है, आप सब हम मानते हैं। बच्चा कैसे माने? तो उसका बड़ा सरल सा प्रयोग है कि हम मिट्टी रेत की एक मुट्ठी भर लें और उसके आगे उसको छोड़ दें, धीरे धीरे मुट्ठी में से रेत जैसे छोड़ेंगे वो एक पर्टिकुलर दिशा में उड़ेगी, तो आप बोल सकते हो देखो हवा इस दिशा में बह रही है। इसके अलावा भी एक प्रयोग है, हम कई बार बोलते हैं हर चीज के अंदर वायु छिपी है। आप एक खाली बोतल दिखा सकते हैं बच्चे को कि इसके अंदर वायु है, बच्चा कहेगा नहीं जी इसके अंदर तो वायु नहीं है। आप दिखाई नहीं दे रही क्योंकि वो अच्छा अंदर है या नहीं, आप भी उसको प्रामाणिक रूप से नहीं बता सकते। तो एक छोटा सा प्रयोग है विज्ञान में, 7वीं की विज्ञान की पुस्तक में लिखा है भाई साहब। क्या प्रयोग? एक कागज लो, कोई भी रफ पेपर ले लो, उसको बिल्कुल रोल कर लो, यानी उसकी गेंद सी बना लो, और उसको इस प्रकार गेंद बनाओ कि वो बोतल के मुख पे आ जाए। बोतल का जो जहाँ ढक्कन है, ढक्कन हटा के उस पे उसको रख दो, और जब आप उसको फूंक मारेंगे बोतल के ढक्कन के पास मुंह लगा दीजिए, आगे आपने गेंद रखी है, जब आप फूंक मारेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, वो कागज की गेंद बोतल के अंदर ही नहीं जाती जी। अब यहाँ न्यूटन्स लॉ लगता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ के एक्शन और रिएक्शन हो रहा है। हम बाहर से हवा मार रहे हैं, गेंद आगे हमारे पास है और गेंद अंदर नहीं जा रही, क्योंकि जो बोतल के अंदर की वायु उसको बाहर धकेल रही है जी। रिजल्ट है जब आप अपना मुंह वहां से हटा लेंगे तो आप पाएंगे वो कागज की गेंद बोतल के अंदर चली जाती है, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन नहीं हो पाता। तो देखिए कितना अच्छा इसका सिंपल सा प्रयोग। बोतल हमारे पास है, कागज हमारे साथ है। तो इस प्रकार हम छुट्टियों में यदि थोड़ा सा सिखा पाए तो मुझे लगता है सार्थक छुट्टियां होंगी, बच्चे की नॉलेज बढ़ेगी। और नॉलेज बढ़ाने के तो और भी बहुत सारे तरीके आजकल आप और मैं इतना नहीं जानते जितना बच्चे इंटरनेट पे या गूगल पे सर्च करके निकाल सकते हैं। बस थोड़ी सी मॉनिटरिंग साथ साथ रहे और बच्चों को मोटिवेट हम करें कि जी इसको अपना दोस्त बना लो, और चाहे ब्लॉग पढ़े या ब्लॉग लिखे। ब्लॉग लिख के हम पैसा भी कमा सकते हैं। अच्छा। आज की डेट में अनेक ऐसी विधाएं हैं, ऐसे इवेंट्स हैं, तकनीक के युग में इतने क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है कि हम बच्चे पढ़ते हुए भी पढ़ा सकते हैं। ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन कोचिंग उसी का एक उदाहरण है। ऑनलाइन गेमिंग भी है, कई बच्चे कैरम बोर्ड बहुत अच्छा खेलते हैं संजय जी, वो ऑनलाइन वीडियो बना के डाल दें, यूट्यूब चैनल अपना बना ले। बहुत से बच्चों ने तो कोरोना के समय में अपने अपने चैनल्स भी बनाए हैं। तो इस प्रकार बच्चे, उनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हैं, कुछ बच्चे तो बहुत अच्छा अर्न भी कर रहे हैं, गेम्स बनाते हैं। तो ये छुट्टियों के समय का सदुपयोग हो सकता है, वो गेम बनाना सीखें, कोडिंग डिकोडिंग सीख लें, तो वो इस प्रकार ना केवल वो औरों को भी सिखा पाएंगे बल्कि वो साथ साथ अर्निंग भी कर पाएंगे। और आज के कमाई भी कर जी। और आज के चैलेंजिंग दौर में थोड़ा थोड़ा यदि बच्चा कमाता है तो मैं मानता हूँ वो आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ रहा है आगे जी। इसके अलावा कोई भी क्रिएटिव काम जो भी रचनात्मक हो, आप एक चीज नोट कीजिए, आप कोई भी अच्छा काम करके आए हैं, सपोज आपके घर के आगे गऊ आ गई और आपने अंदर से उठा के एक रोटी दे दी, तो आपकी फीलिंग्स चेंज हो जाती हैं
यानी एक अजीब सी पॉजिटिव सी वाइब्रेशन आती है, और यही वाइब्रेशन रचनात्मक काम से भी आती है, हमें गुड सा फील होता है, अच्छा सा लगता है। इसके अलावा वो और बहुत सारी हैं, जैसे डांसिंग, कई बच्चों में एक नेचुरल टैलेंट होता है, वो धीरे धीरे स्कूल में सीख लेते हैं, कई वीडियो देखते हुए, पिक्चर देखते हुए उसके स्टेप्स फॉलो कर देते हैं। तो इन दिनों में आप सीख भी सकते हैं, सिखा भी सकते हैं। अपने घर के कमरे में डांसिंग क्लास लगा दीजिए, आस पड़ोस के छोटे छोटे बच्चे आ जाएंगे जी। आप उनसे 200 रुपये पर बच्चा भी लेते हैं 1-1.5 घंटे का, तो आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, आपकी पॉकेट मनी निकल आएगी, बच्चे सीख लेंगे और आपका भी टैलेंट साथ साथ निखरेगा। तो डांसिंग में ऐसा हो सकता है, ऐसा ही सिंगिंग में हो सकता है। आजकल फ़ोन में बहुत सारे ऐप हैं, वो पूरा म्यूजिक उनके अंदर अपलोड होता है, आपको सिर्फ ऑन करना है और आप उनके साथ साथ गाइए, गुनगुनाइए। चाहें तो आप अपने यूट्यूब चैनल पे उनको डाल दें, आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा, कमेंट्स बढ़ेंगे और धीरे धीरे आपको पैसा भी आने लगेगा। तो इसी प्रकार आप सिखा भी सकते हैं सिंगिंग। जी। यदि आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट अच्छे से बजाना आता है, तबला बच्चे सीख सकते हैं इन दिनों, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आजकल बहुत अच्छा समय। आप चाहें तो समय 1 महीने का, लेकिन आप चाहें तो 2 बार भी सीख सकते हैं। अपने ट्यूटर से इस प्रकार अरेंज कर लें, सिखाने वाले शिक्षक से, गुरुजी से कि जी मैं 2 बार आ जाऊंगा, फीस मुझसे भले ही ज़्यादा ले लो, पर मेरे को इसे 1-1.5 महीने में ऐसा बना दो कि मैं 2-4 गाने ट्यून पे निकाल पाऊँ। वो कैशियो भी हो सकता है, हारमोनियम भी हो सकता है, अपने गाँव देहात में बेंजो भी बड़ा चलता है बहुत। तो इस प्रकार गढ़वा भी हम सीख सकते हैं, ढोलक भी सीख सकते हैं, तबला भी सीख सकते हैं। और ये सारी विधाएं ऐसी हैं कि कोई बच्चा पढ़ते पढ़ते भी चाहे तो अपना पैसा निकाल सकता है। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है भाई साहब, आप इजाज़त दें, मैं सबसे शेयर करना चाहूँगा जी। एक अपने गांव का बच्चा था, उसने बचपन में बड़ा संघर्ष किया। आमतौर पे संघर्ष सभी करते हैं, उसने थोड़ा सा ज़्यादा किया जी। किसी प्रकार वो 12वीं तक पास कर गया, गांव के सरकारी स्कूल से मेहनत की, जैसा माहौल था उसने किया। उसको किसी ने कहा कि आप दिल्ली चले जाओ, जी। वहाँ पढ़ भी सकते और पढ़ा भी सकते। उसके साथ सबसे बड़ी समस्या यही थी कि खर्चा नहीं मिल पा रहा था। उसके माँ बाप से दुख सुख पा के उसको दिल्ली एडमिशन करा दिया और उसने वहाँ पे एक कोचिंग क्लास ज्वाइन कर ली। शाम के समय एक कोचिंग क्लास में वो एक अपना पीरियड लेके आता, बच्चों को वहाँ पे पढ़ाता। अच्छा। और धीरे धीरे उसका इतना अच्छा तालमेल बना कि उसने 2 ग्रुप वहाँ पे पढ़ाने के लिए लगा दिए और वहाँ बच्चों को पढ़ाता। इस प्रकार खुद दिन में खुद पढ़ाई करता और शाम के समय वो बच्चों को ट्यूशन पे कोचिंग देता। तो इस प्रकार संजय जी उसने अपना खर्चा भी निकाला और आप बाद में चल के आश्चर्यचकित होंगे, अच्छा भी लगेगा श्रोताओं को भी और आपको भी। बाद में जाके उसने इस प्रकार आईएएस की परीक्षा दी, वो आईएएस बना और आजकल उसकी चेन्नई मद्रास में उसकी पोस्टिंग है। बहुत तो ये उसका स्ट्रगल को नमन है, क्योंकि किसी ने कहा है, कौन कहता है कि हम हैं कमजोर, कौन कहता है कि हम हैं कमजोर, बनकर विजेता थामेंगे प्रगति की बागडोर, विकास की बागडोर, उन्नति की बागडोर। तो वास्तव में उस बच्चे ने इस प्रकार उन्नति की, यानी हम खुद भी सीखें और सिखाएंगे। इसी प्रकार पेंटिंग और स्विमिंग का भी है जी। पेंटिंग अगर बच्चों के कईयों में नेचुरल टैलेंट होता है, कई धीरे धीरे उसको सीख सकते हैं और सीखना तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। बल्कि चित्रकारी तो पढ़ाई में भी बहुत काम आती है जी। डायग्राम बनाने, कहीं चित्र बनाना है, आपने कोई वृत्तांत लिखा है या कहीं आपका कोई प्रश्न आया है, तो उसके साथ में अगर चित्र बना देते हैं तो उसके अलग से नंबर मिलते हैं। बिल्कुल ठीक जी। भूगोल में अक्सर बड़ा ऐसा, तो भूगोल में, विज्ञान में इन चीज़ों का बहुत अहम रोल है जी। तो ये चित्रकारी तो इन दिनों अगर सीखी जाए तो बहुत काम की चीज़ है, बहुत गजब की है जी। कुछ बच्चे हैं आजकल, पिछले दिनों राष्ट्रपति जी, माननीय राष्ट्रपति जी आए थे, एक बच्चे ने तुरंत उनका स्केच बना के दिया और वो पूरे देश में वो बच्चा फेमस हो गया। बड़ी ज़बरदस्त उसकी फॉलोइंग है फेसबुक पे। यानी एक टैलेंट है, उस टैलेंट ने उसको उसकी पहचान दिलाई। तो ये हम भी सीख सकते हैं जी, कोई भी सीख सकता है और ये सीखने का ही अवसर है। छुट्टियों में इससे बढ़िया सदुपयोग का और समय हो ही नहीं सकता। तो ये तो सारी चीज़ें थी टेक्निकल, डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग में बड़ी ट्रेडिशनल सी काफ़ी लंबे अरसे से चली आ रही हैं जी। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हम सुबह या शाम के समय का उपयोग अपने बुजुर्गों से मिलने में कर सकते हैं। हमारे आसपास के क्षेत्रों से कई लोग गांव की साधारण सी मिट्टी से ऊपर उठ के जी आगे बढ़े, आईएएस बने, आईपीएस बने, कोई बड़े अलग अलग डिपार्टमेंट में ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं। कई उनके माँ बाप हैं जिनको हम दादा दादी कह सकते हैं, उन्होंने भी बड़ी प्रगति की, उन्होंने अपने बच्चों को कैसे पढ़ाया। हम शाम का समय निकाल लें, हर गाँव देहात में एक दो बड़े अफसर हैं, बिल्कुल हर मोहल्ले में एक दो बड़े अफसर मिल जाएंगे। आप शाम के समय उनके जाएं, उनके पाँव छुएं कि दादाजी मैं तो यूँ सीखने आऊँ कि मैं क्या करूँ, आपने कैसे किया। और वो जो मिलेगी उनसे। हाँ जी, वो जो चीज़ बता देंगे सर, वो किताबों में भी नहीं मिलना, गूगल पे भी नहीं मिलना, इंटरनेट पे भी नहीं मिलना जी। क्योंकि ग्राउंड का जो एक्सपीरियंस है, जो जमीन धरातल से जुड़ी बातें हैं, वो तो अमूल्य है, बिल्कुल बेशकीमती हैं। तो इस प्रकार हमें तजुर्बेकार व्यक्ति
दादा दादी नाना नानी हमारे जीवित हैं तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। इन दिनों में अपने गांव में जाएं या शहर में जाएं और वहाँ पे सीखें। बल्कि पहले तो ये एक चलन भी होता था कि छुट्टियों में मामा के घर, नानी के घर, दादी के घर जाने का एक आम रिवाज होता था, प्रचलन होता था। हाँ जी, हाँ जी। हमें अपना बचपन याद आता है। आज के तो ये थोड़े पढ़ने के चक्कर में बच्चे उलझ जाते हैं, लेकिन पुराने समय में तो अक्सर ऐसा होता ही था। 4-5 दिन के लिए या 10 एक दिन के लिए तो एक बार एक चेंज सा हो जाता था, री एनर्जाइज हो जाते थे हम, दोबारा ऊर्जा मिलती थी हमें जी। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं सर जी, जैसे हम कुकिंग सीख सकते हैं, साफ सफाई सीख सकते हैं। आपको पता है कोरोना के समय में यदि हम बच पाए तो केवल साफ सफाई की वजह से बच पाए। हमने उबला हुआ पानी पिया, सारी चीज़ों से हमने अपने आप को बचा लिया जी। घरों में भले ही कैद हो गए, लेकिन तुलसी और ये घर की जो स्थानीय औषधि थी, जिनकी हम कद्र शायद उतनी नहीं कर पा रहे थे, बाद में हमें महसूस हुई और उसके सही उपयोग ने और साफ सफाई ने हमें बचाया। तो साफ सफाई की बड़ी जीवन में अहमियत है जी। पूरे देश में एक अभियान भी चल रहा है, स्वच्छता का अभियान। तो वास्तव में हम इसको अपना सकते हैं, अपने घर और आसपास को साफ कर सकते हैं। अपनी गली मोहल्ले में एक छोटी सी टीम बना लें और हम इसी प्रकार उस सफाई में प्लास्टिक के कचरे के प्रति भी लोगों को सावधान कर सकते हैं कि भी प्लास्टिक से बचो जी। और यदि फिर भी लोग प्रयोग करते हैं तो उसको एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं और वो आगे रिसाइकिल के लिए उसको बेचा जा सकता है। तो इस प्रकार हम उस खर्चे से, उस बेकार की चीज़ से थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव काम भी किया जा सकता है। आजकल बच्चे, बहुत सारे बच्चे इस क्षेत्र में आगे आ रहे हैं। वास्तव में बच्चे क्रांति के दूत बने। उन्होंने ऐसी अनेक क्रांतिकारी छोटी छोटी चीज़ें शुरू की, जैसे साफ सफाई का, पोल्यूशन कंट्रोल का, वृक्षारोपण का। तो इस तरह चीज़ों से हम अपना पर्यावरण और घर के आसपास को सुधार सकते हैं। ऐसी कुकिंग से जुड़ी बात है, मम्मी हमारी रोटी अक्सर बनाती है, हम भी बैठे देखते हैं और यदि उसको थोड़ा सा और ध्यान से देखें, कभी कभी प्रैक्टिस कर लें, तो मैं मानता हूँ जी सोने पे सुहागा होगा। इस बारे में मैं एक बात जरूर बताना चाहता हूँ जी, आपकी इजाज़त लूँगा जी। हमारे पड़ोस की एक सच्ची घटना है। मेरा एक भतीजा ही है रिश्ते में, वो फ्रांस में PhD करने के लिए गया जी। उसने 12वीं अपनी यहीं से की, गाँव देहात से की, फिर दिल्ली चला गया, DU से उसने BSc की, फिर MSc IIT से उसको सौभाग्य मिला और फिर PhD का भी उसने बड़ी मेहनत की। क्योंकि हमारे यहाँ कहा भी गया है, मुमकिन है सफ़र हो आसान, मुमकिन है सफ़र हो आसान, अब साथ भी चल कर देखो, कुछ तुम भी बदल कर देखो, कुछ हम भी बदल कर देखें। वास्तव में थोड़ा सा बदलाव यदि हम अपने जीवन में ले आएँ तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। उस बच्चे ने भी किया। वो फ्रांस में जब पढ़ने गया तो उसे भारतीय रेस्टोरेंट नहीं मिला जी। बड़ा ढूंढने के बाद मिला। तो वहाँ की थाली, वहाँ की कॉस्ट इतनी ज़्यादा थी कि एक बार उसको पसीने से आए कि यार इतना पैसा मैं दे दूंगा तो मेरा गुजारा कैसे चलेगा जी। मैं घर से कितने पैसे मंगा रहा हूँ, कितना मेरे को वजीफे के मिल रहे हैं, मेरा तो बजट बिगड़ जाएगा। तो उस बच्चे ने कभी बचपन में माँ के साथ बैठ के ऐसे चाव चाव से रोटी बनाना सीख लिया था। अच्छा। माँ बनाती थी, माँ कहती थी ले एक रोटी तू बना के दिखा, देखो कैसी बनाए। तो आप अचरज करेंगे जी, शुरू में उसकी रोटियां चौरस बनती थी। उसकी माँ कहती थी तूने चतुर्भुज बना दिया। शायद उसकी माँ पढ़ी लिखी होगी तो उसको धीरे धीरे पहले चतुर्भुज बनाया, फिर पंचभुज भी उसने बनाए, पेंटागन और षटभुज भी बनाया और धीरे धीरे आके वो बिल्कुल सर्कल यानी गोल रोटी पे आ गया जी। तो वो बचपन में चाव था। माँ उसको कहती थी आज तेरे हाथ की बनी रोटी मैं खाऊंगी, तू बहुत स्वाद बनाता है। वो चस्के में धीरे धीरे माँ के साथ ऐसे बनाना सीख गया। शुरुआत की उसने छोटी सी रोटी से, जो कहते थे चले गऊ की रोटी बनाते हैं अपने, आज भी ऐसा होता है। और वो जो शौक था, जो माँ ने उसको अलग जगाई थी, माँ ने रास्ता दिया था, माँ ने प्रेरणा दी थी और वो रोटी बनाना सीख गया जी। तो फ्रांस में गया तो उसको बचपन की याद आई कि यार मैं यहाँ से आटा ले लूँ और चूल्हा ले लूँ, शायद मेरा काम आसान हो जाएगा जी। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो PhD करने भले ही फ्रांस में गया था लेकिन अपनी रोटी और सब्जी खुद बनाता था। और उसके पीछे मूल हेतु क्या था, मेरे को मेरी स्कॉलरशिप और घर से जो मेरे पैसे आने बंधे बंधाए उसमें से ना केवल खर्च चलाना बल्कि कुछ आपदा का कोई कठिनाई या जो उसके लिए बचा के भी रखना है। और अभी लेटेस्ट आपको कुछ दिन की बात बता रहा हूँ, उसकी PhD पूरी होगी, वहाँ उसने जो वर्क करना था वो भी लगभग पूरा हो गया और उसका बनारस BHU हिंदी यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे उसका भी सिलेक्शन हुआ है। तो ये मैं मानता हूँ उसने कुकिंग जो बचपन में सीखी थी, मैं मूल विषय पे आ गया, उसकी कुकिंग ने उसके 3 साल या 4 साल जो PhD के थे उसका संघर्ष आसान कर दिया। ना केवल उसका वही हाथ का खर्चा बचा, टाइम भी बचा, पैसे भी बचे, एनर्जी भी बची और इन सबसे ज्यादा कीमती उसकी सेहत ठीक रही। सही बात नहीं, बाहर जाके तो थोड़ा सा भी कोई बिगड़ जाए तो सब सिस्टम एकदम दिक्कत हो सकता है। तो ये कुकिंग की देन थी और मैं मानता हूँ कुकिंग देन उसकी माँ की थी, जिसने उसको चस्के चस्के में ये सिखा दिया कि तू गोल रोटी कैसे बनाएगा, चतुर्भुज कैसे बनाएगा, पंचभुज कैसे बनाएगा और वो पंचभुज उसको PhD तक ले गया जी, PhD पार कर दिया जी। तो ये एक छोटी सी बात थी जो कुकिंग से जुड़ी हुई बात थी। इसके अलावा मैं एक छोटी सी बात और आपको बताना चाह रहा था।
जी। जैसे सचिन तेंदुलकर जाना माना नाम है, सभी जानते हैं। लता मंगेशकर जी, अमिताभ बच्चन जी, ये सब भी हमारे ही जैसे हैं। दिन के 24 घंटे में इन्होंने उस समय का सदुपयोग कर लिया और हम कई बार नहीं कर पाते। अंतर समझिए, उन्होंने सदुपयोग किया तो आज वो उस ऐसा उन्होंने जीवन में मुकाम हासिल कर लिया कि सारा वर्ल्ड, सारा संसार उनको उनकी जानता, उनकी कला के आगे नतमस्तक है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि हम अपने समय का सदुपयोग यदि थोड़ा सा ठीक सा कर लें तो ना केवल हम खेल सकते हैं, घर के काम कर सकते हैं, मोबाइल कंप्यूटर चलाने के लिए समय मिल सकता है, बल्कि हमारी पढ़ाई भी ज़बरदस्त तरीके से कर सकते हैं। साथ साथ जो भी हमारी हॉबी है, हमारा टैलेंट है, जो डेवलप कर रहे हैं, नर्चर कर रहे हैं, विकसित कर रहे हैं, वो भी अच्छे से हो सकता है। इसके लिए ज़रूरी है हम एक अपना टाइम टेबल बना लें। भाई हमें सुबह 6 बजे उठना है तो 6 से 7 हम घूमने जाएंगे। यानी टाइम टेबल सिर्फ पढ़ाई का नहीं, जैसे स्कूलों में टाइम टेबल होता है कि भाई ये गणित का विषय इसका घंटी रहेगी और ये इसकी, उसके बजाय अपने पूरे दिन का, अपने दिनचर्या का भी एक टाइम टेबल है। जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, दिनचर्या का बनाएं। जैसे सुबह 6 बजे उठना, मैं नहीं कहता जी 5 बजे उठें जी, मैं नहीं कहता 4 बजे उठें, उसको जो सूट करे, जो सही लगे, उस हिसाब से वो अपना दिनचर्या का एक समय सारणी बना ले, टाइम टेबल। मैं मान लेता हूँ 6 बजे उठता है तो 6 बजे आधा घंटा फ्रेश होकर बिल्कुल तैयार हो जाए, तो वो आधा पौना घंटा, 1 घंटा वो घूमने के लिए निकाल सकता है, खेलने के लिए निकाल सकते हैं जी, योग के लिए निकाल सकते हैं, साइकिलिंग के लिए निकाल सकते हैं, प्राणायाम के लिए निकाल सकते हैं, जो भी वो चीज़ वो चाहे तो इस प्रकार। और फिर उसके बाद 7:30 के बाद वो प्लान कर सकता है कि मेरे को क्या करना है, आधा घंटा नहाने धोने का, फिर उसके बाद नाश्ते का, और फिर वो सोच सकता है मैंने 8:30 बजे या 9 बजे मेरे को बैठ जाना है पढ़ने के लिए, और 9 से 12 का समय वो बिल्कुल सोच ले कि मैं 3 घंटे मैंने पढ़ना है, और उस 3 घंटे में वो ऐसा आधे घंटे का टाइम टेबल बना ले, जैसे स्कूल में पीरियड लगता है, ठीक उसी प्रकार जी पहला आधा घंटा मैं मैथ करूँगा या इंग्लिश करूँगा, दूसरे आधे घंटे में मैं फिजिक्स करूँगा या कोई और विषय करूँगा, और जब वो बोरिंग सा होने लगे उस समय उसको लगा ले वो अब मैं मैथ करूँगा, या हिंदी संस्कृत ऐसा प्यारा सा विषय है, हिंदी क्योंकि हमारी मातृभाषा है, माँ ने सिखाई थी, बड़ी आसान है, तो हिंदी को संस्कृत को भी पढ़े, क्योंकि ये विषय भी बड़े सिक्योरिंग है। इस प्रकार उसके 3-4 घंटे, शुरू में तो दिक्कत आएगी, लेकिन एक समय आएगा वो 3 घंटे के बाद कहेगा मैं 2 घंटे और बैठ सकता हूँ, और इस प्रकार वो 5 से 6 घंटे आराम से निकाल सकता है। 12 बजे वो एक ब्रेक ले ले जी, मैं 10-15 मिनट के लिए उठूंगा, थोड़ा सा कुछ खाऊं पीऊंगा, वो कुछ भी खा सकता है, घर में चाहे चने पड़े हो तो एक मुट्ठी चने खा ले, एक गिलास पानी पी ले, वो री एनर्जाइज हो जाए, उसको दोबारा से ऊर्जा मिल जाएगी। और चाहे तो 12 से 1 फिर पढ़ सकता है, नहीं तो 12 से 1 अपना भोजन करे, 1 घंटा वो रेस्ट करे, टीवी देखना है तो टीवी देख ले, 2 बजे वो दोबारा से फिर बैठ जाए, और यदि वो सोना चाहता है तो सो भी जाए, 3 बजे वो फिर दोबारा बैठ जाए। 3 से 6 बजे का समय जो है धूप बड़ी जोर की होती है, ना कोई बाहर निकल सकता, ना कोई बच्चा खेलने आएगा, गली में बाहर जा नहीं सकते, पेरेंट्स भी नहीं भेजेंगे, तो 3 से 6 का समय वो फिर 3 घंटे इसी प्रकार बांट के वो पढ़ सकता है, और 6 से 8 वो डट के जाके खेल ले, चाहे उसको जो भी खेल खेलना है, गाँव में खो खेलनी, कबड्डी खेलनी, जो भी खेलना, हॉकी खेलनी, क्रिकेट खेलनी, जो भी वो अच्छा चाहे वो खेल ले जाके, 2 घंटे डट के फिर खेले, आए नहाए धोए फिर अपना भोजन करे, रात को फिर वो 1 घंटा टीवी देख सकता है, कंप्यूटर चला सकता है, मोबाइल में गेम खेल सकता है 9 साढ़े 9 तक, और वो इस रात को 1 घंटा वो फिर इस प्रकार निकाल ले, 10:30 तक पढ़ने का शेड्यूल बना ले या 10 तक, तो इस प्रकार वो करीब 7 घंटे जो है वो खेल सकता है, नहीं पढ़ सकता है, पढ़ने के साथ साथ खेला भी है, उसने कंप्यूटर भी चलाया, उसने मोबाइल पे गेम भी चलाया, उसने घर के काम भी किए, उसने साइकिलिंग भी की, उसने योग भी किए, यानी मैं मानता हूँ उसने लगभग सारे काम उसने किए। तो ये एक टाइम टेबल का बड़ा ज़बरदस्त सदुपयोग है, इसमें वो घूम भी सकता है, योग भी कर सकता है, कुछ भी करे वो, अपना जीवन का एक टारगेट जो भी उसने चुना है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है उठो और तब तक मत रुको जब तक आपका लक्ष्य हासिल ना हो, हाँ लक्ष्य तक आप ना पहुंच पाए, उसकी प्राप्ति की ओर जुटे रहो। तो इस प्रकार हम अपना एक टारगेट लें और उसको करें तो बड़ा अच्छा फायदा होता है। इस बारे में भी एक प्रैक्टिकल सी बात और बताना चाहूँगा जी। मेरे पड़ोस का ही एक बच्चा, उसके फादर ने उसको कहा यार एक चीज़ तू मेरे कहने पे कोई भी डेली करेगा, बता दे क्या करेगा। उसके समझ नहीं आया तो उसके पापा ने उसको कहा तू रोज 5 इंग्लिश के शब्द डिक्शनरी में से याद करेगा और कॉपी पे लिखेगा डेट वाइज, बस और कुछ नहीं करना। शुरू में उस बच्चे को बड़ी कोफ्त सी हुई, उसको लगा कहाँ फंस गया। उसने शुरू में पिताजी की नज़रें चुरा के बड़े आसान शब्द लिखे, लेकिन धीरे धीरे उसके पिताजी उसको शाबाशी देते, वो सारी चीज़ नोट कर रहे थे, कहा कुछ नहीं। तो उसने शुरू के 5 दिन 7 दिन वो सारे पुराने शब्द लिखे जो उसको याद थे। पिताजी रोज मॉनिटरिंग करते, रोज चेक करते
और धीरे धीरे लेकिन उस बच्चे का टेस्ट बना दिया। उसने ना केवल पूरा 1 महीना शब्द याद किए, बल्कि वो बाद में भी उसने कंटिन्यू कर लिया, और धीरे धीरे उसका जो अंग्रेजी भाषा का शब्द ज्ञान था, वोकेबलरी थी इतनी गजब की होगी कि वो इंग्लिश टू इंग्लिश टॉक भी करने लगा। और उसने इस प्रकार एक पाश्चात्य भाषा, अक्सर हम लोग हरियाणा के लोग थोड़े इंग्लिश में अब तो खैर अच्छे होने लगे, नहीं पुरानी पीढ़ी वाले लोग बड़े हैं, तो उसने इंग्लिश पे अपनी मास्टरी सी कर ली, और इस प्रकार उसकी इंग्लिश में बड़ा गजब का प्रोनाउंस और सारी उसकी नॉलेज बढ़ गई। तो ये उसने एक रेगुलर एक काम किया। मैं ये कहना चाह रहा था, चाहे थोड़ा काम करो, अच्छा काम हो, रेगुलर हो, तो उसके प्रयास बड़े सार्थक होते हैं। तो ये इससे हमें सीख सी मिली कि हम कैसे नियमित रूप से काम कर सकते हैं। जी, अंत में कोई और विषय या कोई और काम आप बताना चाहें? नहीं, बस छोटी छोटी 2-3 बात और है कि हम बागवानी कर सकते हैं। घरों में अक्सर गमले लगाते हैं, हम उनको पानी भी देंगे तो हम पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि पूरा संसार ये मानता है कि पौधों की देखभाल से तनाव दूर होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है। तो बड़ा सरल सा उपाय है। और हम जीवन में कुछ ना कुछ संकल्प जरूर लेंगे, हमें क्या करना है, किस प्रकार करना है, और घर के छोटे छोटे काम भी हम जरूर करना सीखें। उससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जैसे घर में बल्ब बदलना है जी, कोई प्रेस का प्लग खराब हो गया, प्लग बदलना है, तो इस प्रकार छोटी छोटी चीजें, मान लीजिए साइकिल का पंचर हो गया, तो पंचर लगवाने जाएं तो जरा देखें, कोई विशेष टेक्निक नहीं है, हम पंचर खुद लगा सकते हैं। और जब हम इस प्रकार का छोटा छोटा काम करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, और हमें कुछ नया सीखने की जिज्ञासा मन में पैदा होती है। जो भी इंजीनियर या जो साइंटिस्ट बने, उनके बचपन में नींव इसी प्रकार पड़ी, उन्होंने छोटे छोटे जो इस प्रकार के प्रयोग किए। और आज भी जो इतने नए स्टार्टअप्स हो रहे हैं, इनके पीछे कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कुछ ना कुछ उन्होंने खुद ही काम करने की प्रेरणा ली, और वो जीवन में उनके एक बीज बना, और वो जाके एक अच्छे बाद में अच्छे से सेटल कर पाए। तो ये सारी चीज़ें भी उसी चीज़ का एक हिस्सा है कि हम छोटे छोटे कामों में संकोच ना करें। यदि घर की टूटी भी बदलनी हो तो मैं मानता हूँ वो भी उनको प्रयास करना चाहिए, एक बार में वो सीख जाएंगे। जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है, और जितने भी इतने सारे काम बताए हैं जो बौद्धिक भी हैं, शारीरिक भी हैं, मानसिक भी हैं, सभी तरह के कार्य है वो छात्र अपने इस खाली समय में कर सकते हैं, और उसका समय का सदुपयोग करके सकारात्मक सोच है, एक अच्छा व्यक्तित्व है, उसका विकास कर पाएंगे। तो श्री राजीव अरोड़ा जी, आप स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारी आपने दी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का भी धन्यवाद जी, कुछ मुझे भी सीखने सिखाने का अवसर मिला, शुक्रिया। तो ध्यान में आई भाई ने? हाँ बिल्कुल ध्यान में आई। बड़का का एक मिनट जो है किस तरह हम इस्तेमाल कर सके हैं, या किस तरह उनको बतावें, तो थोड़ा सा माँ बाप को अपना टाइम काट के बच्चे के ऊपर लगाना पड़ेगा। हाँ? ये बहुत जरूरी है। और ये तो छुट्टी सी हुआ अगर संपूर्ण भाई इनमें ना बड़का तो हम बहुत कुछ नया भी सिखा खूब सिखा सके हैं, कितने घूमने फिरने का, एक तो ड्राइंग का, कहीं को उसके अंदर क्रिएटिव कुछ ऐसा करने की उसके अंदर क्षमता हो, उसको देखो, पहचानो, उसके रुचि को जानो, बिल्कुल, और उसके बाद उसको वो साधन उपलब्ध करा दे थोड़े बहुत, तो बालक अपना कर लेंगे बढ़िया। बिल्कुल, ये बापाली जो काट के ले